पोएट्री, अच्छा वो पूरा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। ठीक है मैं कर लेता हूँ। हाँ बॉयज साइलेंस, गर्ल्स, we were done with the literature part, novel part, now we start with the poems. हाँ, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फर्स्ट पोएम है। अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अफुट मीनिंग हाँ नहीं, हाँ ऑन फुट। अफुट मतलब ऑन फुट मतलब पैदल ही, और लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड मतलब बिना किसी वरी के। आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। मैं हेल्दी भी हूं, मैं फ्री भी हूं, और पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी है, मतलब घूमने के लिए। मैं एक ट्रैवलर बनना चाहता हूं जहां पे मेरे ऊपर किसी भी चीज का बर्डन ना हो। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज। जहां पे भी, जिस दिशा में भी मैं जाना चाहता हूं, मेरे सामने एक ब्राउन। So the long brown path before me leading wherever I choose. जो भी डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ या जो भी रास्ता मैं चूज करता हूँ, मेरे सामने एक ब्राउन पाथ, ब्राउन पाथ इंडिकेट्स अ रोड, जो कच्चा रोड स्पेशली, ठीक है। henceforth I ask not good fortune, henceforth मतलब हाँ अब से, यहां से आगे अब मैं कभी भी गुड फॉर्च्यून सीख नहीं कर रहा हूं। गुड फॉर्च्यून मतलब गुड लक। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, मैं खुद ही अपने लिए एक गुड लक। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Whimper, make a series of low, weak and sad cries, especially with fear and pain. किसी भी चीज के लिए अब मैं दुखी नहीं हूं, अब यहां से मैं चीजें पोस्टपोन करने वाला नहीं हूं। पोस्टपोन करना मतलब डिले करना। एंड नीड नथिंग, मुझे किसी भी चीज की जरूरत। विम्पर है वो, विम्पर का मीनिंग पढ़ ले आप एक बार, क्या क्या बोल रहे हो वो रीड कर। सीरियस, क्राइसिस, क्रीज, सीरियसली, क्राइज है वो, क्राइज क्या होता मीनिंग क्राई का, उसको पूछ रहा हूं ना मैं।
कौन बोल रहा था? अच्छा, हाँ. सो मेक अ सीरीज ऑफ लो वीक सैड क्राइज स्पेशली विथ फियर एंड पेन. दुख की वजह से तेरे को अगर मैंने 4-5 फाइट मार दिया तो तू धीमे आवाज में रोना शुरू कर देगा. दैट इज कॉल्ड एज विम्पर, है ना. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, कॉर्लस क्रिटिसिज्म. डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स मतलब आपस में जो हमारे मतभेद है, अब मैं किसी से कंप्लेंट करना नहीं चाहता हूं. लाइब्रेरीज, अब मैं किसी के जैसे लाइब्रेरी में हमको एकदम शांत रहना पड़ता है, तो ऐसे में अब एकदम शांत रहना नहीं, अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मैं वहां से निकलना चाहता हूं. कॉर्लस क्रिटिसिज्म करते ना, वो तो ऐसे ही है, झगड़ालू ही है, कुछ काम का ही नहीं है. ये सब धंधे मुझे करना, जो भी है, बहुत सारे टर्म्स से हम उसको रेफर कर सकते, लेकिन मुझे ये सारे काम अब करने. स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, आई ट्रेवल द ओपन रोड. मैं अब मजबूत होकर, स्ट्रांग होकर और कंटेंट होकर. कंटेंट सेटिस्फाइड. कंटेंट मतलब स्ट्रांग एंड कंटेंट, आई ट्रेवल द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज सफिशियंट. मेरे लिए क्या सफिशियंट है? ना मुझे पैसे चाहिए, ना ही कोई ऐशो आराम, ना ही कोई इंसान का सपोर्ट. मेरे लिए अर्थ जो है वही सफिशियंट है. आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशंस एनी नियरर. कॉन्स्टिलेशंस, हाँ, कॉन्स्टिलेशन मतलब टेंशन. कॉन्स्टिलेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? हाँ, ब्रह्मांड में जो तारे, सितारे, चंद्रमा है, इन सबको मिलाकर बनता है कॉन्स्टिलेशन, जो हमारा नसीब डिसाइड करता है. एस्ट्रोलॉजी पता है ना आपको? सो हियर इट रेफर्स टू फेट और डेस्टिनी. ठीक है, तो मुझे अब किसी भी डेस्टिनी का, किसी भी नसीब की कोई गरज नहीं है. आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर. वो जहां पे है वही सबसे बेहतर है. आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम. सफाइस, सफाइस मतलब सफिशिएंट. जिन लोगों के पास वो है वो उन्हीं के लिए पर्याप्त है, मुझे उसकी गरज नहीं है. स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स. ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स क्या है ये? ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज ऑफ द बिलवेड वंस. ठीक है, तो वो सब मैं कैरी करके चल रहा हूं. आई कैरी देम, men and women, I carry them with me wherever I go. मेरे जो रिलेटिव्स है, मेरे जो पेरेंट्स है, मेरे जो भाई बहन है, ये सब लोगों की जो पुरानी यादें हैं, ये सब कुछ मैं लेकर चल रहा हूँ, और वो जहाँ पे भी मैं जाऊँगा वो मेरे साथ रहने वाली है. I swear it is impossible for me to get rid of them. मैं कसम खा के कहता हूँ कि उन यादों से छूटना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. हाँ, छुटकारा पाना, टू गेट रीड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना. आई एम फिल्ड विद देम, एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न. मैं उनकी यादों से पूरी तरह से भरा हुआ हूं, और मैं गारंटी कर देता हूं कि एक दिन मैं ये सारी चीजें उन्हें रिटर्न कर दूंगा. जितना प्यार, जितना केयर उन्होंने मुझे दिया है, वो सब कुछ मैं उन्हें एक दिन वापस लौटा दूंगा. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे राइटर जो है वॉल्ट विटमैन, ये हमें उनके लाइफ की, हो सकता है उनके लाइफ की पर्सनल चीज़ है, या हो सकता है उनका इमेजिनेशन है, वो बोलना चाहते हैं कि मैं दुनिया से
थक चुका हूं। हर साल इंडिया से अराउंड 1.7 लाख पीपल, 1,70,000 लोग इंडिया छोड़ के परमानेंटली दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। अब मोस्टली ऑब्वियसली अगर इंडिया से जा रहे हैं तो इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे। सो दे आर मोस्टली माइग्रेटिंग टू यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे एक बेटर फ्यूचर का वो स्कोप लेकर जा रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली पागल लोग तो नहीं है ना। अब ये अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इंडिया में उनको अच्छे से रहने मिल ही नहीं रहा है, जबकि वो इंडिया के एसेट्स है। अगर वो रईस लोग हैं तो ही वो फॉरेन जाके शिफ्ट होने की, हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते। हमारे तो खाने पीने के वांदे हो रहे हैं यहाँ पे, तो फॉरेन जाके सेटल होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये जो लोग हैं ये 100% वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन द कंट्री होंगे। अब ये रिचेस्ट फैमिलीज है मतलब ये टैक्स पेयर्स है। अगर ये टैक्स पेयर्स है ये तो एक कंट्री के लिए एसेट्स है। लाइबिलिटीज तो हम हैं, हमको फ्री में सब कुछ चाहिए, फ्री में अनाज चाहिए, फ्री में घर चाहिए, फ्री में टॉयलेट्स चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं कंट्री के लिए लाइबिलिटी है। अब अगर हमारी कंट्री हमारे कंट्री के एसेट्स का ही ख्याल नहीं रख रही तो उन्हें यहाँ रह के कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से हो सकता है कि राइटर परेशान है और वो बोल रहा है कि मुझे ये सोसाइटी से थोड़ा फ्री टाइम चाहिए और इसलिए मैं अब ट्रैवल करना चाहता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं कि मेरा कौन रिलेटिव है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरे पिता है, वो सब बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, वो हमेशा एक याद बनकर मेरे साथ रहेंगे। किसी न किसी दिन मैं वापस उनको वो सब दे दूंगा जो उन्होंने मुझे दिया। समझ में आ रहा है? गो थ्रू द पोएम वंस, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, देन वी प्रोसीड टू द सेकेंड पोएम। हाँ क्या? अफुट मतलब ऑन फुट, अपने पैरों पे बिना किसी चिंता करे मैं ट्रैवल करने के लिए निकल पड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रैवल कर रहा तो मेरे को लग्जरी बस ही चाहिए, मेरे को एसी ट्रेन का ही रिजर्वेशन चाहिए, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। वो पैदल निकल पड़ा है वो। हाँ, हमारा कितना टेंशन रहता है, कोई भी ट्रिप पे गए कि इनोवा के नीचे गाड़ी नहीं चाहिए हमको, है ना। हाँ, तो ये जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो लाइन दिखेगी। ये देखो, एक्चुअली आपको जो पोएम दी हुई है ये उस पोएम का सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा है। ऐसे उसमें 8 स्टैंजाज है, 8 स्टैंजाज में से आपको सिर्फ एक दिया हुआ है। सो ये जो पार्ट है ना, इस पे से हमको एप्रिसिएशन में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जो राइटर की डिटेल है,
जो पोएम की डिटेल है वो हमको ये पार्ट पे से मिलती है जी, सेंट्रल आइडिया में, सेंट्रल आइडिया और इंट्रोडक्शन के टाइम पे थोड़ा बहुत। हेलो, हाँ जी बोलो, हाँ बोलो ना। हेलो हेलो, हेलो, हाँ वो छर्रे क्या बोला मैंने, तो वो बाहर गए हुए थे, आधी घंटे में लाके देते बोले। हाँ तो वो चौकी ये चौकीदार को पूछो तो वो उसने 4 छर्रे लाके दिया था बोले, नहीं दिया ना। हाँ अच्छा, तो ठीक है ना, मैं 1:30 बजे तक आ ही जा रहा, 1:30 बजे लाके दे देता हूँ। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं नहीं बरोबर है, बरोबर मैं 1:30 बजे लाके देता हूँ। नहीं ठीक है ना, हाँ वही सामने ही, लेकिन वो सोमवार, हेलो वो सोमवार है, बंद है आज, उनसे बात किया मैंने तो वो लाके देते बोले साइड पिच। हाँ तो मैं 1:30 बजे तक कर देता अरेंजमेंट उसका। हाँ हो गया पढ़ना, कोई डाउट है किसी को? एज आई थॉट, डाउट तो नहीं चलेगा। ये इंट्रो में से नहीं, क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा कभी। आपको कोई गरज ही नहीं, मैंने आपको पूरा राइटिंग में दे दिया ना वो चीज़। पोएम, एक पोएम आएगी जिसमें अनसीन पोएम, ये सीन पोएम आएगी, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे जैसे पैसेज पे आते हैं, और एक एप्रिसिएशन आएगा, और वो क्वेश्चंस भी इजी रहेंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहने वाले। एप्रिसिएशन के लिए भी जो आएगा क्वेश्चन, उसकी पोएम दी रहेगी, उसका राइटर का नाम दिया रहेगा, आपको सिर्फ थीम अच्छे से लिखना है, बाकी सब कुछ आपको दिया हुआ रहेगा। नहीं नहीं, वो सीबीएसई में आता है क्वेश्चन, लेकिन 12th में नहीं आएगा। हाँ, Indian viewers, now this poem is written by Sarojini Naidu। सरोजिनी नायडू का नाम हम सबको पता होगा। सो ये जो पोएम है, ये पोएम है एक, मतलब इमेजिनेशन है पोएटिस का, जहां पे वो टेलर द्वारा बनाए जाने वाले कपड़ों को अलग अलग लाइफ एज से डिस्क्राइब कर रही है, स्टेजेस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ द डे। यार रुक रे बा, ब्रेक ऑफ द डे मतलब क्या होता है? स्टार्ट ऑफ द डे। मूर्खा, फिर बोला तू, फिर तू बोला इस बीच में, तूने नहीं बोला कुछ भी। हाँ अब वो ब्रेक ऑफ द डे क्यों बोलते? ब्रेक ऑफ द डे इसलिए बोलते हैं क्योंकि रात का खत्म होता है और दिन शुरू होता है। डॉन, जो डॉन का जो टाइम है उसको स्पेशली बोलते हैं ब्रेक ऑफ द डे। ठीक है, सो वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ द डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? गारमेंट
कपड़े. So gay. Gay means happy. Gay means why do you weave? Weave means बनाना होता है. तो वो वीवर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप दिन के समय इतने ब्यूटीफुल गारमेंट्स क्यों बना रहे हैं. ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड वी वीव द रोब्स फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. हेल्सियन किंगफिशर. आपको पता होगा किंगफिशर जो है एकदम कलरफुल बर्ड है, बहुत सारे कलर्स उसमें आते हैं. हाँ, तो ये जो व्यूअर्स है वो बोल रहे हैं लास्ट टू आउट आउट. क्विकली आउट. हाँ, तो ये जो व्यूअर्स है, ये व्यूअर्स जो है ये उनको बोल रहे हैं कि हम ये जो कपड़े बना रहे हैं जो कि हेल्सियन के कलर की तरह लग रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं? न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए बना रहे हैं. आपने देखा होगा बच्चों के कपड़े जितने वैरायटी में और जितने क्रिएटिव और जितने कलर्स में आते हैं उतने हमारे कपड़े, उनके बच्चों के जो कपड़े रहते वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते. हमारे कपड़े उतने क्यूट कभी भी लगेंगे नहीं, चाहे आप कितना ही प्रीटी ड्रेस ला लो. ठीक है. बेटा मुशायरा चल रहा है, वाह 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 क्या कर रहा. हाँ हाँ. सो ये पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ में राइटर जो है, पोएटेस जो है, वो इन्फेंसी के बारे में बताना चाहती है. किसके बारे में बताना चाहती है? हाँ सागर भैया खड़े हो जाइए आप. क्या होता है बेटा इन्फेंसी? एनीवन इन द क्लास जिसको इन्फेंसी पता है क्या होता है? क्या है इन्फेंट? हाँ, इन्फेंट मतलब एकदम छोटा बच्चा जो अभी भी पैदा हुआ है, महीना भर का है, 2 महीने का है. सो इन्फेंसी मतलब वो एज. ऐसे आप लोग कौन सी एज में अभी? टीनेज. मैं हूं यूथ. इन सम इयर्स आई विल बिकम एडल्ट. ये सब क्यों आता है? लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस. उनकी गलती नहीं है ना वो. अगर उनको सही एज का सही टर्म पता होता तो वो गलती नहीं करते, है ना. तो आपसे टीनेज से पहले वो होता है एक चाइल्ड और चाइल्डहुड, और उसके पहले आती है इन्फेंसी. एक पोएम है 10th स्टैंडर्ड में विलियम शेक्सपियर की, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. उसमें उन्होंने 7 स्टेजेस बताई है. एक इंसान अपने पूरे लाइफ में 7 स्टेजेस जीता है. ठीक है. तो सबसे पहली एज जो है वो है इन्फेंसी. ठीक है. तो ये पैराग्राफ में बोल रहे, बढ़िया बेटा. तो ये एज में वो बोल रहे कि लाइफ बहुत ही कलरफुल होती है, बहुत ही क्यूट होती है. ठीक है. उनके कपड़े हम बना रहे हैं. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Fall of night मतलब शाम का समय. तो शाम के समय ये आप इतने कपड़े जो है इतने ब्राइट क्यों बना रहे हो? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. Plumes, सॉफ्ट फेदर्स. मोर के पंख की तरह सॉफ्ट ब्लू एंड ग्रीन शेड में हम क्या बना रहे हैं? मैरिज वेल्स.
ऑफ द क्वीन। बच्चों की शादियां करवाएंगे वहां पे? वेल्स, घूंघट। वेल्स मतलब, वेल मतलब घूंघट। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं? दुल्हन के कपड़े बना रहे हैं। ये डिस्क्राइब करती है हमारी सेकेंड एज, जो एडल्टहुड है। इन्फेंसी, एडल्टहुड। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि बचपन जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है, कलरफुल होता है। सेकेंड स्टेज में ब्राइट कपड़े बनते हैं, हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो। और फिर थर्ड स्टेज में देखो क्या बोल रहे हैं वो, वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल। सोलम सीरियस और सैड, ठीक है। स्टिल शांत रहकर, अब वो ज्यादा उत्साहित। वॉट डू यू वीव इन द मूनलाइट? चिल। मूनलाइट चिल, एकदम रात के समय मूनलाइट में आप क्या बना रहे हो? white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. shroud कफन का कपड़ा होता है ना, जो डेड बॉडी के ऊपर चढ़ाते, वो कपड़ा हम बना रहे हैं, जो क्लाउड की तरह व्हाइट है या फेदर की तरह व्हाइट है। व्हाइट फेदर्स होते हैं ना। मूनलाइट चिल मतलब 12 बजे के बाद का टाइम, मिडनाइट के बाद, जहां पे वो डे, एंड ऑफ द डे, ब्रेक ऑफ द डे इसलिए बोला गया है उसको स्पेशली, क्योंकि वो जन्म के बारे में बता रहे। एंड एंड ऑफ द डे इज एंड ऑफ लाइफ, स्टार्ट ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ, एंड द इंटरमीडिएट स्टेज, दैट इज मैरिज। समझ में आ रहा है? तो ऐसे 3 स्टेजेस पोएटेस ने हमको डिस्क्राइब की है। समझ में आ रहा है? पढ़ो पोएम, कुछ डाउट होगा तो बताओ अभी के अभी। रोब्स, रोब्स मतलब होती है दुपट्टे जैसा होता है वो। रोब्स मतलब दुपट्टे जैसा, जिससे हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, कहां पे आया वो वर्ड रोब्स? हाँ, व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। बादल जैसे व्हाइट रहते और फेदर जैसे व्हाइट रहते, उतना व्हाइट कपड़ा हम बना रहे हैं। रेड, अगर हाँ एप्रिसिएशन में तो लिखी हुई है राइमिंग स्कीम। अगर आपको स्पेशल क्वेश्चन आता है कि राइमिंग स्कीम लिखो तो लिखना है। रिपीटिशन क्यों आएगा? वर्ड थोड़ी रिपीट हो, साउंड रिपीट हो रहा है ना, एलिट्रेशन। इधर इधर इधर, कम पढ़, ये इधर पढ़, इधर। बट हाँ, रिपीटिशन का एग्जाम्पल, अब ये पोएम में अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो रिपीटिशन का एग्जाम्पल मिलेगा। पिछली पोएम में भी होना चाहिए ना।
ये जो आप henceforth बोल रहे हो, आप जो henceforth बोल रहे हैं वो अलग अलग लाइन में है, सेम लाइन में नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे हो सकता है। कहाँ गया वो? वेट, हाँ, ये यहाँ पे, ये और ये है रिपीटिशन का एग्जाम्पल। सेकेंड पोएम में है, कहाँ पे? हाँ, करेक्ट, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, वो रिपीटिशन का भी एग्जाम्पल है और सिमिली का भी एग्जाम्पल है ना? तो सीधी साफ बात है, जो पढ़ाया हुआ है वो याद होगा, वो पढ़ रहे होंगे तो आंसर आएंगे। और आपने सिर्फ बैठ के नोट्स बनाई होगी तो कुछ भी आने वाला नहीं है। मैं आज ही लिख के दे रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट का, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो भी पढ़ाया हुआ है उसके ऊपर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ही बोर्ड के पेपर में कुछ लिखते आएगा, वरना फिर भगवान जीने का अधिकार तो सबको दे चुका है, सिर्फ जीना कैसे है वो हमारे हाथ में है। ठीक है? एक आधा बेड वेड लगाना, क्या लाउंजर लगा देता, नहीं तो आराम करो, टेंशन नहीं, कंफर्ट है ना? वेरी गुड। So we continue with the remaining poems tomorrow.